अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू ज़रा हटके। मैं हूं ज़रार खोड़ो और मेरे साथ हैं शाहज़ेब जिलानी। स्टूडियो में नहीं है लेकिन स्काइप पर हैं, आप देख सकते हैं। नाइस कर्टन शाहज़ेब। आज काफ़ी हलचल हो रही है, कम से कम इस्लामाबाद में तो काफ़ी हलचल हो रही है। लग रहा है कि तमाम पाकिस्तान की जो बड़ी सियासी पार्टियां हैं उन्होंने फ़ैसला कर लिया है कि आज मौलाना फजल रहमान साहब को वो सोने नहीं देंगे। एक वफ्द आता है तो दूसरा वफ्द जाता है एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, और सब मौलाना साहब को राज़ी करने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई आप प्लीज़ आइनी तरमीम को सपोर्ट करें या फिर ना सपोर्ट करें। मौलाना साहब ने ख़ुद एक बयान दिया था कि ये जो मुबैना पकड़ धकड़ का सिलसिला चल रहा है, इल्ज़ामात लग रहे हैं। अख्तर मैंगल साहब ने कहा है कि उनके सेनेटर्स पर दबाव है। PTI का भी कहना है कि जी उनके सेनेटर्स को प्रेशराइज़ किया जा रहा है, इंसेंटिव्स दिए जा रहे हैं और कि उनके घर वालों को भी हरास किया जा रहा है और कुछ केसेस में किडनैप किया जा रहा है। ये है मनाज़िर इस्लामाबाद के इस वक्त, और ज़ाहिर है कि हमें ये भी पता है कि PTI की टीम का ये कहना है कि जी जो तरामीम पेश की गई हैं वो अब बानी PTI अबू कासिम के सामने पेश करेंगे और फिर वो अप्रूव करेंगे या अप्रूव नहीं करेंगे। तो ये अभी सिलसिला शायद ख़त्म नहीं होने वाला। हो सकता है कि अनकरीब कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस हो जाए, हमारा शो भी इससे कैंसिल हो जाए, लेकिन व्हाट कैन यू डू अबाउट दीज थिंग्स। तो आज कॉल इन डे है, हम आपकी ही बातें सुनते हैं। नंबर स्क्रीन पर गर्दिश कर रहे हैं और हमारे पहले कॉलर हैं कामरान अली साहब नवाब शाह से। अस्सलाम वालेकुम कामरान, लॉन्ग टाइम नो सी। वालेकुम सलाम सर। वैसे ये आजकल चाय का टाइम है, लेकिन ये कि आज स्पेशली मैंने टाइम निकाला है कॉल करने के लिए। 11 बजे चाय का टाइम होता है? जी सर, आउटिंग होती है तो चाय भी पीते हैं। चलो, चाय का वैसे टाइम 24 घंटे ही होता है, कोई मसला नहीं जी। खैर, जमहूरियत की खैर हो, इस मुमलिकत की खैर, जो वक्त के गुलाम थे लम्हों में बिक गए, और चश्मे फलक ने देखा है ऐसा भी माजरा, लाखों के तर्जुमान करोड़ों में बिक गए। वाह। ये जो मियाँ साहब जो भारत से पींगे बढ़ाने के बयानात दिए हैं, ये इन्होंने SIFC वालों से NOC लिया पहले, मेरा और ख्याल दूसरा हाँ जी। SIFC से NOC मियाँ साहब ने लेकर के बयानात दिए हैं या बगैर NOC लिए बयानात दिए हैं। और दूसरा ये है कि जिस तरह मौलाना साहब ने जो है वो एक अफगानिस्तान का चक्कर लगाया था बगैर NOC लिए, तो उसका फिर बैकलैश, तो इसका नवाज शरीफ साहब ने जो स्टेटमेंट दी इनका भी कुछ होगा। और दूसरा ये है कि वजीर आजम ने जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन को खत लिखा है डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की रिहाई के लिए, उस पर कितने चांसेस हैं कि वो रिहा हो जाएंगी? ठीक है, अच्छा पहला सवाल आपका, मेरा ख्याल है कि NOC के साथ है, और मेरा ये भी ख्याल है कि जहाँ तक इंडिया का सवाल है और इंडिया के साथ ताल्लुकात के सवाल है, मेरा ख्याल है कि इस वक्त लोग वन पेज पर ही हैं, लेकिन ये चीज़ें बदल जाती हैं। आपको याद होगा कि जब नरेंद्र मोदी ने एक सरप्राइज़ विज़िट की थी पाकिस्तान की मियाँ साहब के दौर में, और एक चांस था कि वहाँ पर कुछ आइस मेल्टिंग हो, तो फिर उस चीज़ को काफ़ी सैबोटाज भी किया गया था, अच्छा नहीं समझा गया था, मोदी के यार के नारे लगाए गए थे, और फिर ये भी बड़े मज़ेदार अफवाहें फैलाई गई थी कि मियाँ साहब की जो शुगर मिल्स हैं उसमें सब रॉ एजेंट काम करते हैं। तो ये तो होता है कामरान भाई। दूसरा और तीसरा सवाल मैं भूल गया हूँ। दूसरा तीसरा सवाल क्या था शाहजेब? डॉक्टर आफिया 0% चांसेस आई थिंक। आपका क्या ख्याल है शाहजेब? हाँ, मेरा ख्याल है कि ये काफी पेचीदा मसला है डॉक्टर आफिया वाला, और गवर्नमेंट्स जो भी हमारी आई हैं पिछले कई दिहाइयों में, वो अपनी आवाज़ उठाती हैं, पॉलिटिशियंस भी उठाते हैं, क्योंकि लोगों के साथ डॉक्टर आफिया का इशू रेजोनेट करता है, लेकिन अमलन उसमें अभी तक कोई पेशरफ्त इसीलिए नहीं हो पाई है कि ये एक बहुत ही पेचीदा मामला है। जहाँ तक मियाँ नवाज शरीफ साहब के बयान का ताल्लुक है, देखिए ख्वाहिशात रखना तो हर एक का हक है, और मियाँ साहब एक लंबे अरसे से इस पॉइंट ऑफ व्यू पर हैं कि हमें अपने पड़ोसियों के साथ रिश्ते बेहतर करने चाहिए ताकि अमन हो और तिजारत बढ़े, और इस खत्ते की जो गुर्बत है उसे हम कम कर सकें। वैसे देखा जाए तो ये एक बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन जैसे अभी ज़रार ने भी कहा कि इसकी फिर भारी कीमत भी अदा करनी पड़ती है। लास्ट टाइम भी मियाँ साहब से जो शिकायतें थी इस्टेब्लिशमेंट को, उसमें ये मामला भी शामिल था
इस तरफा, जैसे अभी ज़रा ने दोबारा हिंट किया कि हो सकता है कि मूड अब बदला हुआ है, हमने एक बहुत भारी प्राइस पे की है मुसलसल पड़ोसियों के साथ लड़के, तो हमें अपना पोस्चर जो है वो एक रिस्पेक्टेबल रखना चाहिए। हमें ये भी रखना चाहिए कि हम बातचीत के लिए तैयार हैं, जो भी हमारे आउटस्टैंडिंग इश्यूज हैं किसी भी नेबर के साथ हम उसके लिए तैयार हैं, लेकिन ज़ाहिर है फिर ओनर्स उन पर भी होता है, उन्हें भी जो है वो तैयारी दिखानी पड़ती है, इंटरेस्ट दिखाना पड़ता है, और जब तक वो नहीं दिखाएंगे तो फिर ताली एक हाथ से नहीं बजेगी। लेकिन हमारे मुल्क के अंदर इस बात पे इत्तेफाक होना चाहिए कि हमें अमन चाहिए अपने बॉर्डर्स पे, और हमें हर मामला जो है, जो भी बॉर्डर डिस्प्यूट है, कोई और मामला है, वो हमें बातचीत के जरिए ही हल करना है, और इसके लिए हम हरदम तैयार हैं। मेरा ख्याल है मुल्क में तो एक लिहाज से कंसेंसस है वैसे, और अगर आपको याद हो तो बाजवा के दौर से एक मोर और लेस डी फैक्टो सीज़ फायर भी थी एट दी LOC, तो हमारी तरफ से सिग्नलिंग तो हो रही है, लेकिन जैसे आपने दुरुस्त फरमाया ताली दो हाथ से बचती है, और वो जो दूसरा हाथ है वो तो जेब में है इस वक्त, तो देयर इज़ नो सीन। रहील अशर साहब हैं हमारे साथ कराची से। अस्सलाम वालेकुम रहील भाई। अस्सलाम वालेकुम जी सर। अच्छा, मैं बात करूंगा, अभी आपने इस्लामाबाद की बात की है ना, उसके हवाले से भी आपने सुना होगा, बिलावल भुट्टो जरदारी हैदराबाद में स्पीच कर रहे थे, वो कहते हैं ना कुछ भी न कहा और सब कुछ कह गए। उन्होंने कहा जी मैं मौलाना से आखिरी दफा मिलूंगा, उसके बाद हमने ये आईनी तरमीम तो करनी है, जो तो ये अक्सरियत के साथ मिलकर करनी है, वो आपको पता है। देखें ये जो सारी कहानियां चल रही हैं, देखें पहली बात करूंगा, जो सुप्रीम कोर्ट का 12 जुलाई का फैसला, उसका वही असर होना है जो 14 मई का हुआ था, नहीं होना। कल ये इलेक्शन कमीशन जो है वो इनको सीटें भी दे सकती है, क्योंकि दो अभी एक शो में आए हुए थे, दो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के जो साबका सदर थे, उनको देख रहे थे, उन्होंने कहा जी कोई सुप्रीम कोर्ट की ऐसी PLDs हैं कि अगर इलेक्शन जो है एक्ट में कोई पार्लियामेंट के जरिए, एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के जरिए तरमीम हो जाए तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले उसके ऊपर लागू नहीं होते। दूसरी बात, इन्होंने एक और बात की जो मैं काफी अच्छे से कह रहा हूँ, उन्होंने कहा जी हमारी सियासी पार्टियों को होश के नाखून लेने चाहिए, वरना जमहूरियत को नुकसान होगा। वो मैं जो कह रहा हूँ जी, नहीं हुआ तो ये सारा निजाम ये देखे बाय हुक और क्रुक अमेंडमेंट होनी, इसकी वजह क्या आप लोग जानते हैं कि जी क्या वजह है, जो हाल हमारा साकिब निसार साहब ने किया था कि सुप्रीम कोर्ट में डिवीजन होते होते जजेस, हाल तो बुरा इफ्तिखार चौधरी साहब ने किया था, पर उस वक्त एक थे सारे 17 जजेस, अब इनमें डिवीजन है। इस वजह से देखिए हालात हो रहे हैं, और अब जो सुप्रीम कोर्ट ये कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हो गई ना, तो सुप्रीम कोर्ट सिर्फ हमारे दीवानी और फौजदारी मुकदमे सुनने के लिए रह जाएगी। इसमें मैं किसी को नहीं, माजरत के साथ मैं ब्लेम करूंगा सुप्रीम कोर्ट के जजेस को, साकिब निसार के बाद से कि जी आपने अपने इख्तलाफात इतने पोलराइज कर लिए, इतने कर लिए कि जी आप को शो होने लग गया फैसलों से कि जी आप इस पार्टी की सपोर्ट करते हैं, आप इस पार्टी को करते हैं, तो आज इस नहज को पहुंच गए। आखिरी बात, इन्होंने मौलाना फजल रहमान को कह दिया है कि जी के आप हमारे साथ रहें, और रहेंगे तो हम आपकी बात कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट की बजाय बेंच बन जाएगा, और ये जो है काजी फैज ईसा साहब, इनको हम रिटायर, अगर मौलाना साहब नहीं माने ना, तो मेरा जहाँ तक ख्याल है, हो सकता है गलत हो कि ये फिर अपनी मर्जी की तरमीम लाएंगे, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट बनाएंगे और काजी फैज ईसा को उसका चीफ जस्टिस बनाएंगे। चलिए ठीक है, मौजूदा हुकूमत को काजी फैज ईसा साहब ही सही, ठीक है रहील भाई, देखते हैं आगे क्या होता है। ये जो शाहजेब जो इन्होंने मेंशन की अभी रहील साहब ने, बिलावल भुट्टो की जो स्पीच है उसका मैंने एक एग्जर्प्ट मैंने सुना है, पूरी स्पीच नहीं सुनी, और वही जो बात है, कुछ ऐसे लग रहा है कि वो कह रहे हैं कि यार या तो आप लोग ये कर ले, नहीं तो जो थोड़ी सी भी जो स्पेस है सियासतदानों की वो भी शायद छीनी जाएगी। आप भी इसको इसी तरह देख रहे हैं, या मैं थोड़ा सा पैरानॉइड हो रहा हूँ यहाँ पे? नहीं, जो आपने बात की है, मैंने भी एक्चुअली आज स्पीच फॉलो नहीं कर सका मैं, लेकिन बिलावल भुट्टो का जो स्टांस है वो यही है कि इस मामले में अगर सारी पार्टियां बैठें तो आप प्रोसेस को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। हम अंग्रेजी में कहते हैं ना, इफ यू हैव अ सीट एट द टेबल तो फिर यू हैव अ से, लेकिन जब आप उठ के चले जाएंगे तो फिर आपके बगैर फैसले होंगे, और फिर आप अगर एक आईनी तरमीम को अपने हिसाब से इन्फ्लुएंस कर सकते हैं तो आप नहीं कर पाएंगे, फिर आप बाहर बैठ के शोर मचाएंगे। तो मेरा ख्याल है कि जितना इंगेज किया है मौलाना साहब के साथ हुक्मरान पार्टियों ने, और शायद बिलावल की जो एंगेजमेंट थी उसके बाद हमने देखा कि एक ब्रेक थ्रू आया, तो मेरा ख्याल है कि मौलाना साहब पे वो ये प्रिवेल करने की कोशिश कर रहे हैं कि स्टे इन द रिंग, यू नो, प्ले द गेम, क्योंकि अगर आप इसको स्कटल करेंगे, और क्योंकि आपके वोट इस वक्त बहुत ही उनकी कलियती हैसियत है,
तो फिर इसकी कोई और कॉस्ट भी निकल सकती है। और वो मेरा ख्याल है कि एक वेग सी बात है, लेकिन एक बात ये हो सकती है कि जो लोग भी ये कराना चाह रहे हैं वो फिर वो थोड़ा सा बेढंगे तरीके से आगे बढ़ेंगे। जैसे अभी मतलब बेसिकली ये कि अगर मौलाना साहब मान जाते हैं तो ये सारा सलीके से तमीज से ये मामला हो जाएगा। अगर वो नहीं मान तो फिर जरा सा बदतमीजी से होगा और वो एक कड़वा टेस्ट छोड़ेगा फॉर नॉट जस्ट द पार्लियामेंट बट फॉर द नेशन एज वेल। जैसे अभी तो बहुत सटल और काम हो रहा है, बड़े प्यार मोहब्बत से काम हो रहा है। बहरहाल जी, अगले कॉलर है हमारे सैफुर रहमान साहब कराची से। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा लो, मुझे आप लोगों की आवाज बड़ी हल्की आ रही है। बहरहाल अच्छा चले, खैर कैसे आप लोग ठीक ठाक हैं? थोड़ा सा मैं ऊंचे लहजे में बात करूं, अब आ रही है आपको? नहीं, आपकी आवाज पता नहीं, वो मुझे पहले भी मैंने शिकायत की, आप लोगों की आवाज कॉलर को बड़ी हल्की आती है। खैर नहीं, मैं कान पे जोर लगा के, हमें वैसे ही लोग हल्का ही लेते हैं सर, को आवाज भी हल्की हो तो क्या। अच्छा सर, मैं आपसे पूछना चाह रहा था कि अगर मैं आपके प्रोग्राम पे या आपके किसी एंकर पे कोई शाइस्तगी से तनकीद करूँ, बुरा तो नहीं मानेंगे? नहीं कर ले, नहीं बोले चलो पहले तो मैं तनकीद करने से पहले बता दूं सर, मैं अपना तारुफ थोड़ा सा करा दूं कि मैंने एनईडी से मैकेनिकल इंजीनियरिंग की और आईबीए से एमबीए किया है। सही है। शायद आप भी जरा थोड़ा सा आप भी सुना है, आप आईबीए में रह चुके हैं। मैं आईबीए से एमबीए किया है। जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। चले तो मतलब मैं इसलिए बता रहा हूँ कि मतलब तो आप मेरे पे तनकीद करने वाले हैं ना? हाँ। अच्छा सर, बात ये है कि ना माशाल्लाह पिछले दिनों जो है वो हमारे मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पे बलोच यकजहती मूवमेंट और फिर पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट और फिर वो मूसा खेल का वाक़या हुआ, तो फिर वो पंजाबी पश्ती या बलोच वो बड़ी माशाल्लाह छाया रहा उस पर। तो उसमें हुआ ये कि जब एक दफ़ा मैंने आज से कुछ 4-5 महीने 6 महीने पहले प्रोग्राम में आपके कॉलर डे में ज्वाइन किया था। मैंने उसमें एक सवाल किया था कि यार कराची की एडमिनिस्ट्रेशन कराची वालों के हाथों में क्यों नहीं है? अच्छा, तो वो बहरहाल हुआ ये कि उस पर प्रोग्राम सवाल तो खैर बाद में रिकॉर्डिंग से काट दिया गया, लेकिन फिर उसमें हुआ ये कि शागिद जिलानी साहब ने जो है ना, वो सॉरी सर बुरा नहीं मानिएगा, आप लोगों ने उस पर मुझे बाद में रिकमेंड किए कि जी वो होनी चाहिए एडमिनिस्ट्रेशन, लेकिन उसमें लिसानियत या तासुब नहीं होनी चाहिए, जबकि मैंने किसी सिंधी पंजाबी या बलोच कोई नाम नहीं दिया, कहा था कराची की एडमिनिस्ट्रेशन कराची वालों के हाथ में होनी चाहिए। अब मेरा सवाल असल में बल्कि शिकवा आप लोगों से ये है कि जब यहाँ पे बलोचों की बात हो रही है, पख्तूनख्वा मिल्ली अवामी पार्टी है और जनाब अली वो पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट है, और अब तो खैर माशाल्लाह हमारे पंजाबी भाई भी अपने रंग तो आप जो है ना, मतलब ये कि हम महाजरों को भी जरा थोड़ा सा ये जो है ना टेकअप करें कि ना हमारी भी कम्युनिटी उसको उसके और कराची वालों के जो प्रॉब्लम्स हैं उनको भी जरा उसी तरह टेकअप करें जैसे दूसरी कौमियतों के हो रहे हैं। पहली बात। दूसरी बात ये कि मुझे शिकवा है कराची के जर्नलिस्ट से, वो शिकवा ये है कि आप लोग तो माशाल्लाह पूरा पाकिस्तान घूमते रहते हैं और जो है ना आप जो है ना वो देखते होंगे कि लाहौर कैसा है और कराची कैसा है, और जबकि कराची में 16 साल से एक ही पार्टी हुकूमत कर रही है। तो सर मुझे आप लोगों की तरफ से कोई ऐसी आवाज उठती नजर नहीं आती, जबकि वो बड़ा एक्सट्रीम एक जुमला कहा था शब्बर जैदी साहब ने कि कराची का जो है वो इकोनॉमिकल जेनोसाइड हो रहा है, जिसमें आफाक अहमद साहब ने एक और चीज ऐड कर दी थी कि इकोनॉमिक जेनोसाइड हो रहा है, साथ साथ एजुकेशन जेनोसाइड भी हो रहा है। तो मेरी जो कराची के जो सहावी बरादरी है जिनका ताल्लुक आप दोनों का ताल्लुक कराची से ही है, तो मुझे जो है ना वो ऐसी कोई सूरत नजर नहीं आती। अभी रिसेंटली मेरे हाथ में एक मतलब जो कि यहाँ के हुकूक के यहाँ के हालात पे बात करे, अभी रिसेंटली मेरे पास एक 20 ग्रेड में प्रमोशन की एक फहरिस्त आई एजुकेशन डिपार्टमेंट की। अरे सर उसमें मुझे तो कोई शहरी मुश्किल से मिल रहा था। तो मतलब कोई ऐसे हालात पैदा किए जा रहे हैं कि शायद ये ना आपको कोई डिप्टी कमिश्नर मिलेगा, ना एसएचओ मुश्किल से मिलेगा। तो ये बहरहाल ये प्रॉब्लम्स हैं, ये फील किए जाते हैं और मतलब इसको आप रियलाइज करें। मतलब ये है कि चूंकि यहाँ पर कोई शोर शराबा नहीं है, कोई आवाज नहीं उठ रही है, कोई पहले आरटीएस बैठ गया था कराची में, क्या पूरे मुल्क में, उसके बाद फॉर्म 47 आ गया, तो उसमें जो है ना मतलब आप लोगों की तरफ से भी कोई आवाज होनी चाहिए। 16 साल से हुकूमत है यहाँ पर, सिंध की तो तकदीर बदल जानी चाहिए थी यार। तो मतलब 16 साल बहुत होते हैं कंटिन्यूस किसी हुकूमत के, जबकि आपका क्या नाम है NFC अवार्ड खा रहा था, मतलब बड़ा लाखों मतलब अरबों में मिल रहा है। PFC की आप लोगों से कोई बात नहीं सुनने में आती। अच्छा वो जो बिलावल भुट्टो साहब फरमाते हैं जी चार्ट ऑफ डेमोक्रेसी, भाई चार्ट ऑफ डेमोक्रेसी में लोकल बॉडीज के इलेक्शन, वो उसकी बात नहीं करते। वो लोकल बॉडीज पे तो हमने बहुत की है यार। मेरी गुजारिश ये करना जरा काइंडली आप लोग इन इश्यूज में भी बताएगा, कराची वालों को भी समझे। ठीक है आज के हालात ठंडे चल रहे हैं तो मतलब हल्का ना ले कराची वालों को। तो नहीं जी बिल्कुल सैफ साहब ये जी अच्छा हमने यहाँ पे एक वक्फा लेना है, वक्फे के बाद फिर शाहजेब आपका जवाब।
वेलकम बैक जी। अच्छा, ब्रेक से पहले सैफुर रहमान साहब का एक मतलब शिकवा था, आप समझ सकते हैं। तो सैफ भाई बिल्कुल देखें लोकल बॉडीज़ के इशू, पाकिस्तान की कराची की सूवरेज, रोड्स, पानी का निज़ाम, जो माफियाज इस शहर को नोच के खा रहे होते हैं, इन सब के ऊपर प्रोग्राम्स किए हुए हैं और काफ़ी तफसीली। शायद उतनी दफ़ा नहीं जितना करना चाहिए, लेकिन फिर आप ये भी देखना होता है कि आखिरकार पूरे मुल्क की खबरें बल्कि पूरी दुनिया की खबरें देखनी होती हैं। और जो तल्ख हकीकत एक ये है, जैसे आपने कहा कि क्योंकि यहाँ पे लोग खामोश बैठे रहते हैं, कोई ज़्यादा शोर नहीं मचाते, तो सर यही बात है ना, क्योंकि जो हकीकत है, और मैं खुल के कहूँगा कि बिल्कुल जैसे माँ भी बच्चे को दूध उस वक्त पिलाती है जब बच्चा रोता है, तो मीडिया भी कवरेज उस वक्त करती है जब कोई ना कोई हंगामा हो या कोई तोड़ फोड़ हो, या खुदा ना खास्ता आप फ़र्ज़ करें कि ट्रैफिक एक्सीडेंट में एक जो ट्रेलर है वो किसी गाड़ी के ऊपर गिर जाए जो सिक्योर्ड नहीं है, तो फिर हम बात करेंगे कि यार रोड सेफ्टी का कितना बड़ा मसला है। कोई तशद्दुद का वाक़या होता है तो फिर हम उसको जाके कवर करते हैं। बहुत कम होता है कि किसी प्रेजेंट न्यूज़ पेग या न्यूज़ इशू की नामौजूदगी में एक इशू को कवर किया जाए। जी शाहज़ेब। ज़रा जिस तरह आपने कहा कि चाहे लोकल बॉडीज़ का इशू हो या कराची के दीगर मसाइल हों, हम उस पर कवरेज करते रहे हैं। आप हमारा आज का जो फ्राइडे का फ़ोन इन प्रोग्राम होता है, यही आप उठा लें तो हमारे पास 80% कॉलर्स कराची से होते हैं और वो कराची के मसलों को ही उठा रहे होते हैं, और ये एक प्लेटफॉर्म अवेलेबल है। हालांकि हमारी कोशिश होती है कि हम पूरा मुल्क कवर करें, लेकिन जहां से कॉल आएगी तो हम तो उसको फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे हम ले लेते हैं। दूसरा, आपकी शिकायत ये है कि जी 16 साल से एक पार्टी की हुकूमत है, तो ये शिकायत हमसे तो नहीं कर सकते ना, आपको हमने तो नहीं बिठाया उनको। वो जो इलेक्शन होता है जिस तरह से उसी के नतीजे में वो आते हैं, वो कंटिन्यू कर रहे हैं। कराची में हमने देखा कि लोकल बॉडीज में जब ये इलेक्शन हुआ, हमने देखा कि उनका थोड़ा सा इन्फ्लुएंस और बढ़ा है। तो सियासी मैदान में जब मुकाबला करना हो तो वो तो इलेक्शन के टाइम पे ही होता है। रही बात कि यहाँ पे जो ऑफिसर्स पोस्टेड हैं उसमें महाजिर कितने हैं, सिंधी कितने हैं, पंजाबी कितने हैं, पठान कैसे हैं, मेरा ये ख्याल है, मैंने तब भी ये कहा था, मेरा आज भी ख्याल है कि हमें इससे निकलना होगा। क्योंकि इस सोच ने या इस ऐनक से जब आप देखेंगे चीज़ों को तो उससे हमारी कोई बेहतरी नहीं आई। मतलब आप देख लें कि जो 30 साल थे जब यहाँ पे MQM का भी आना जाना रहा, तो इस नजरिए ने, इस लिसानी सोच ने क्या खिदमत की इस शहर की या इस सूबे की या इस मुल्क की। मेरा ख्याल है कि इस वक्त MQM है वो एक कौमी धारे में शामिल हैं, वो कराची के हुकूक पे बात करते हैं, बिल्कुल उन्हें करनी चाहिए। अगर उनको उर्दू स्पीकिंग लोगों का ही सिर्फ दर्द है तो चलें, ये बात भी काबिल कबूल है। अगर आप कहते हैं कि पीपुल्स पार्टी का वोट बैंक सिंधी स्पीकिंग में है, नवाज लीग का जो है वो नून लीग में है, PTI का भी, अगर आप पार्टियों को इस जावियों से देखेंगे तो नेशनल पार्टीज को ये लॉन्ग टर्म में ये चीजें सर्व नहीं करती हैं। उन्हें अपना एजेंडा थोड़ा वसी करना पड़ता है, इंक्लूसिव करना पड़ता है। मैं आखिरी बात सिर्फ आपको ये बताऊं कि कराची में ना मेरे भाई कोई फर्क नहीं पड़ता कि पुलिस वाला कौन है या सेक्रेटरी कौन लगा हुआ है। जिस करप्ट निजाम का ये लोग हिस्सा है ना, वो अपना हिस्सा नहीं छोड़ते। कभी मुझे ट्रैफिक पुलिस वाले ने रोका हो ना गलत बात पे, और मुझे पता हो कि वो कहीं उसकी जो एक्सेंट में सिंधी है, मैं सिंधी में बात करूंगा, ऐसे नहीं छोड़ेगा वो। सो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो उर्दू स्पीकिंग है, दिल्ली वाला है, कराची वाला है, लाड़काने वाला है। हमें इस निज़ाम को ठीक करना है, हमें इसके खिलाफ बात करनी चाहिए। और ये जो तंग नजरी है ना, मैं फिर ये कहूंगा कि हमें इससे निकलना चाहिए, वरना हम नहीं सुधर सकेंगे फिर। इसमें मैं एक चीज़ का इजाफा करूंगा कि यार मेरा ख्याल है कि ये जो चीज़ है ना कि यार ये गैर मुकामी बंदा पोस्ट हो गया, ये इसलिए भी ज़्यादा चुभती है क्योंकि आपकी लोकल बॉडीज़ का सिस्टम उस तरह एक्टिव नहीं है। क्योंकि लोकल बॉडीज़ में तो फिर लोकल्स ही आते हैं ना, और जब वो सिस्टम उस तरह बहाल नहीं है और उस तरह एम्पावर्ड नहीं है तो फिर देन दिस बिकम्स एन इवन बिगर प्रॉब्लम देन इट शुड बी। अदरवाइज आई एग्री विद यू शाहज़ेब। अच्छा, हमारे अगले कॉलर हैं मोहम्मद अकील साहब कराची से। जी अस्सलाम वालेकुम सर। हेलो, अकील साहब हैं या नहीं है? नहीं है अकील साहब। हेलो, ओ तलहा अनवर, सॉरी तलहा अनवर है कराची से। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम ज़रार साहब, शाहज़ेब, हाउ आर यू? खैरियत से हैं? बिल्कुल सर, आप सुनाएं। जी अस्सलाम वालेकुम, शुक्रिया सर। ऑल गुड सर। सर एक्चुअली मैं बात करना चाह रहा था, एक बड़ा अहम इशू है। आपको पता है कि सर पिछले साल जो है सिंध हुकूमत ने जाते जाते
ये फैसला किया था कि अपॉइंटमेंट्स किए जाएंगे 1 से 15 ग्रेड तक के। उस पे अपॉइंटमेंट्स गालबन शुरू भी हो चुके थे, कुछ काम भी हो रहा था, लेकिन फिर एक पार्टी ने फरीक बना के उसको अदालत में कंटेस्ट किया और फिर 1 साल तक अपॉइंटमेंट नहीं हुए। अब जबकि ना कि कोई अदालती कदन है, ना कोई और रुकावट है, उसके बावजूद अपॉइंटमेंट्स का सिलसिला शुरू नहीं हो सकता है। और इसमें पूरे सिंध, कराची समेत, हैदराबाद, मीरपुर खास, ऑल ओवर द सिंध वो बच्चे हैं जिन्होंने सिंध टेस्टिंग सर्विस के तहत टेस्ट पास करके ट्रांसपेरेंट तरीके से अपने आप को एलिजिबल करा के वो अपॉइंटमेंट्स के लिए अप्लाई किया, लेकिन किसी भी वजह से अब पता नहीं वजूहात क्या नागजीर हैं, अपॉइंटमेंट्स रुके हुए हैं। तो बस मेरी ये रिक्वेस्ट थी कि अगर आपके थ्रू मैसेज चला जाए उन काम तक जो इसको सिस्टम को चला रहे हैं, तो काइंडली उन बच्चों का मुस्तकबिल संवर सके, क्योंकि 20, 25, 26 साल के बच्चे अगर अभी से सर्विस में आ जाएंगे तो डेफिनेटली वो मुल्क को कौम सूबे के लिए बहुत कुछ कर सकेंगे। एक मेरी आपसे और रिक्वेस्ट है सर, अगर आप लोग मेरी बात पे गौर कर सकें कि अभी आप लोगों ने लोकल बॉडीज की बात की सर, लोकल बॉडीज के हवाले से डेफिनेटली शहर में बहुत जरूरत है बेहतरी की, मगर यहाँ पे हमारे यहाँ कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि मैं समझता हूँ कि मकामी सतह पे भी हो रही हैं, और अगर आप उसको उजागर कर देंगे तो सर आई विल बी रियली थैंक यू। बताएं। इसके अंदर सर आप देख सकते हैं कि कुछ इलाके हैं शहर के वो बहुत बुरे हालात में हैं, लेकिन कुछ ऐसी जगह भी हैं सर जो कि बेहतरी की जानिब जा रही हैं। इसमें से एक थोड़ा सा काम क्लिक भी कर रहा है। क्लिक अभी हालिया दिनों एक लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का एक प्रोजेक्ट है क्लिक, जो कि वर्ल्ड बैंक फंडेड है, लिवेबल सिटीज वाला। पिछले दिनों बड़ा जिक्र था इसका। जी बिल्कुल, मैं जानता हूँ। लेकिन सर मैंने इसकी कुछ चीजों को देखा है और इनफैक्ट मैं बड़ा मुतासिर भी हुआ हूँ। अगर आप इस पे प्रोग्राम करें, डेफिनेटली कुछ चीजें अच्छी भी हैं, तो आई विल बी रियली आई थिंक तला साहब दैट्स अ वेरी गुड आइडिया। और इनफैक्ट अच्छा हुआ कि आपने मुझे याद करा दिया। मैंने एक पैनल डिस्कशन में जो क्लिक के हैं यहाँ पर मेन रहनुमा, उनसे बात हुई थी और बिल्कुल आपकी बात सही है, बहुत अच्छा काम हो रहा है और इसको हाईलाइट करना चाहिए। सो थैंक यू फॉर द रिमाइंडर, मैंने यहाँ नोट कर लिया। जी हाँ, थोड़ा सा बता दें क्या है ये क्लिक प्रोजेक्ट। ये देखिए, अब मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। इट्स अ वर्ल्ड बैंक फंडेड प्रोजेक्ट, ठीक है, एंड इट इज़ अबाउट लिवेबल सिटीज़ या ऐसे कुछ है। मैं कल तक, आप मुझे कल तक दें, मैं आपको ज़्यादा इसमें डिटेल्स दे दूंगा। वो कभी साउंड्स लाइक कोई डिजिटल आईटी रिलेटेड कोई नहीं, नाम ऐसा है, लेकिन इट्स अबाउट ये मतलब कम्युनिटीज को बेहतर करना, शहरों को ज्यादा लिवेबल करना। मैं आपको मजीद डिटेल्स दे दूंगा और ये ग्राउंड पर भी काम कर रहे हैं, ये सिर्फ कागजी कार्रवाई नहीं है जहां तक मैं जानता हूँ। हाँ जी, अच्छा अगले कॉलर जी, मोहम्मद अकील कराची से। जी सर। अस्सलाम सर। वालेकुम साहब, मैं आपका प्रोग्राम कंटिन्यूस देखता हूँ। एक लाइट नोट पे एक बात थी, उसके बाद से मेरा क्वेश्चन होगा। लाइट नोट ये था कि हमारे वजीर साहब को क्रेडिट देना चाहिए। 10 साल से देखें, जिना अस्पताल का जो किडनी वार्ड है उसके अंदर मरीजों की तादाद कम से कम होती जा रही है। वो इसलिए होती कि रोडों की इतनी आला कारदगी, लोगों को पथरी खुद ही खत्म हो जाती है। ठीक है, एक तो हो जाएगी। मुझे पता था कि कुछ इस तरह का जुमला आने वाला है। जी, आप जो 73 आइन की बात कर रहे हैं, सब आइन के लिए हम लगे। जो 73 का आइन है बना हुआ, उस पर हमारा कितना अमल हो रहा है, सबसे बड़ी बात तो ये, ठीक है ना। अभी तो अमल कर ही नहीं रहे कोई। अगर उसमें जो रूल्स रेगुलेशन लिखे हैं कि एक आम आदमी को जो राइट्स हैं वो हम देंगे, कौन सी हमारी कोर्ट दे रही है? सेशन कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक चले जाए, सिर्फ और सिर्फ बर्गर फैमिलीज के केस, बड़े सियासी लोगों के केस ये चलते हैं। आम आदमी को तो अब सहूलत दे ही नहीं रहे ना। तो ये कानून आप बना लें, कोई मसला नहीं, इतने आईनी अदालत भी बना दी, फायदा किसको होगा? वही जो लोग गवर्नमेंट के लोग आते हैं, अफसरान जो लोन लेते हैं पाकिस्तान के लिए, लोन खा जाते हैं, उसके बाद वजीर आजम वजीर आला बन जाते हैं। एक मुशर्रफ साहब के दौर में पॉलिसी आई थी, मुझे बहुत अच्छी लगी कि कम अज कम मिनिमम ग्रेजुएट आदमी जो है हमारा ऑफिसर होना चाहिए, कौमी असम्बली का, सूबाई असम्बली का मेंबर होना चाहिए। आज मुझे बताएं, जो आइन बनाने वाले अंगूठा छापे, क्या बनाएंगे? नहीं, ऐसा भी नहीं है, ऐसा भी नहीं है। सुने, ऐसा भी नहीं है। मुशर्रफ साहब ने जो लगाई थी ग्रेजुएशन वाली शर्त जो है, उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ा कि अगर कुछ ऐसे मेंबर थे जो ग्रेजुएट नहीं थे, उन्होंने अपने बच्चों को खड़ा कर दिया जो ग्रेजुएट थे, तो उससे वो डायनेस्टिक पॉलिटिक्स हमारे यहाँ और बढ़ गई। और देखें, अगर आपके मुल्क में अनफॉर्चुनेटली जो आपके लिटरेसी रेट्स हैं, जो तालीम का मेयार है, हम कहते हैं होना चाहिए कि पढ़े लिखे होने चाहिए ताकि वो बेहतर फैसले करें, वो डिबेट कर सकें, लेकिन ग्रेजुएशन की शर्त जो है उसने मेरा नहीं ख्याल कि कोई सर्व किया था। और सिर्फ ये एक पैमाना भी नहीं है ना। देखें, बेहतर लीडरशिप के लिए आपको प्रोसेस को चलने देना होगा। आपके यहाँ कई इलेक्शन होंगे तो फिर बेहतरी आएगी। और सिर्फ इलेक्शन होना ही जमहूरियत नहीं है, आपको मीडिया को आज़ादी देनी होगी, आपको कोर्ट्स को छोड़ना होगा कि वो अपने तरीके से काम करें।
तब जाके सिस्टम आहिस्ता आहिस्ता बेहतर होता है। तो ये जो हमारे यहाँ जब डिक्टेटर्स आते हैं और ये जो नुमाइशी करते हैं ना इकदाम, उससे मेरा ख्याल कि ये हमें एक्सेप्ट करना चाहिए कि उस वक्त हमारे मुल्क का एक बहुत बड़ा तबका उसको बड़ा फेवर करता है, जो शहरों में रहता है, जो खुद भी अपर मिडिल क्लास है, लेकिन वो उन इकदाम से निज़ाम बेहतर नहीं होता, वो उसके पसे पर्दा कुछ और सियासी महरकात होते हैं जो वो अपने फ़ायदे में उस वक्त सोच रहे होते हैं। तो मेरा ख्याल है कि हमारे यहाँ कोशिशें हुई हैं कि ये कैसे हमारी सियासी क़यादत बेहतर हो, हम सीख रहे हैं, सफ़र लंबा है, उम्मीद पे दुनिया कायम है। हाँ, और एक और चीज़ का मैं इजाफा कर दूं इसमें, क्योंकि इतनी चीज़ें होती हैं इस मुल्क में कि बंदा भूल जाता है। तो जब ये ग्रेजुएशन की शिक लगाई थी ना, क्योंकि उस वक्त मुशर्रफ की चाह रहे थे कि मजलिस मुत्तहिदा मजलिस अमल MMA खैबर पख्तूनख्वा उन दिनों में WFP था में कामयाब हो, तो वहाँ पर यह भी शिक लगा दी कि मदरसे के सनद को ग्रेजुएशन समझा जाएगा, सिर्फ ताकि वो डिसफ्रेंचाइज ना हो, लेकिन एक पॉलिटिकल तबका किक आउट हो जाए। तो आप कह सकते हैं कि शायद अच्छी बात है लेकिन बदनीयती पर मबनी थी ये। We have to be clear about that. अक्सर हम यही देखते हैं। और जहाँ तक आपने बात की इलेक्शंस की, मैं सिर्फ एक इसमें इजाफा करूँगा शाहजेब के, इलेक्शंस हो तो कदरन साफ और शफाफ हो, क्योंकि अगर इलेक्शन ही साफ और शफाफ नहीं है तो फिर सिस्टम ने तो साफ नहीं होना ना सर। एक वक्फा ले लेते हैं। वेलकम बैक। हमारे अगले कॉलर हैं मजहर अली शाह साहब कराची से। अस्सलाम वालेकुम मजहर साहब। वालेकुम सलाम सर, क्या हाल है आप लोगों के? वैसे ही हैं सर जी, शुक्रिया। काफी अर्से से ट्राई कर रहा था आज जी। हेलो बात, हाँ अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम। आवाज आ रही है? जी आ रही है, अब आ रही है। असल में हम 4-5 रिटायर्ड लोग हैं जो शाम को 9 बजे के बाद चाय की प्याली पर मुल्की मसाइल हल करते हैं। तो आजकल ये जो गदर मचा हुआ है गदर मचा हुआ अमेंडमेंट का, तो उसमें हम लोगों ने ये आपस में डिस्कस किया, इसमें आम आदमी या हम जैसे मामूली लोगों पर क्या फर्क पड़ेगा? जीरो आ गई ना आई, इसमें क्या फर्क पड़ेगा? सिफर। हम तो ये कहते हैं साईं कि ये जो 15 से 20 आदमी जो MNA MP हैं, ये सुबह से शाम तक असेंबली में बोलते हैं, उसके बाद जो टीवी पर, इसके अलावा तो 850 लोगों को कोई जानता भी नहीं है। ये इन्हीं में से मिनिस्टर बनाए, बाकी असेंबलियों पर जो अरबों रुपए का खर्चा होता है वो खत्म करें, असेंबली को जरूरत नहीं है। मैं आपको बताऊं, मैं अभी रिटायर हुआ हूँ सिंध गवर्नमेंट में, मैं जानता हूँ सबसे अच्छा दौर जो सिंध गवर्नमेंट में गुजरा है ना लोगों के लिए, ये केयर टेकर के 8 महीने में सिस्टम भी खत्म था जो गुमनाम जमाना सिंध में, और लोगों के मुफ्त में काम हो रहे थे। ये कोई जरूरत नहीं है यहाँ पर, वैसे ही वजीर खजाना और वजीर आजम वगैरह इम्पोर्टेड होते हैं, उनको लेकर आए। ये असेंबलियों पर इतना बड़ा खर्चा होता है, इससे हम जैसे लोगों पर क्या असर पड़ता है? MNA MP हैं, ये सिर्फ अपनी जिंदगियां बनाते हैं, अपने खानदान की जिंदगियां बनाते हैं, या अभी जो ये लोग मरे जा रहे हैं कोई कानून बनाने के लिए, वो भी अपने आप को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए, आवाम के लिए। ऐसा ही आवाम के लिए क्या सर? देखिए वो जैसे वो कहते हैं ना कि खिदमत में सबसे आगे, लेकिन वो ये नहीं बताते कि वो अपनी खिदमत की बात कर रहे हैं। तो हम लोग तो हमारे तो ये है कि ये असेंबलियां वगैरह खत्म करें 5 साल के लिए, ये करोड़ों रुपए बचेंगे, और ये चंद इन्हीं लोगों में से MNA MP बना दे। वजीर आजम और वजीर खजाना तो वैसे ही इम्पोर्टेड होते हैं। अच्छा, एक और मुझे नहीं, लेकिन मजहर शाह साहब, सॉरी देखें, ये मैं आपकी फ्रस्ट्रेशन समझ रहा हूँ निजाम के साथ, लेकिन ऑल्टरनेट क्या है कि कौन किसको हक होना चाहिए कि वो केयरटेकर? तो वो तो काम चलाओ सरकार होती है ना सर। ये कहते हैं कि मुस्तकिल केयरटेकर होने चाहिए। मुस्तकिल केयरटेकर कैसे हो सकता है? मेरे कहने का मतलब ये था कि असेंबलियों पर जो खर्चा होता है ना, वो बिल्कुल फजूल है। इतने अरबों रुपए का खर्चा इनके ऊपर है, तो वो खत्म करें। 4-5 साल के लिए आप केयरटेकर ले आए, जैसे 8 महीने भी तो चलाया था ना, इसीलिए। अच्छा, दूसरा मेरी एक अर्ज ये और है कि हम तो जो है, हमारी तो दिमाग तो छोटा है, समझ में नहीं आता। ये काफी अर्से से हम सुन रहे हैं कि 40% जो है महंगाई उससे कम होकर 6% पर आ गई। और सुबह तो मैं जब ये बेगम पैसा देती है सामान लेने के लिए, तो मुझे रोजाना नए रेट मिलते हैं। 1% भी जो खुदा वास्ते जो है उसमें महंगाई में कमी आई हो, दूध 220 रुपए हो गया दूध से। ये तो जो कैदी नंबर 804 जो थे उस जमाने में कुछ कम था, अभी तो महंगाई और बढ़ गई। मैं किसी का सपोर्टर नहीं है, मैं किसी को वोट ही नहीं, मैंने कसम खा लिया किसी को वोट नहीं दूंगा। तो ये सिस्टम ही यहाँ पर बेकार है। ये केयर टेकर चलेगा, केयर टेकर चले तो अच्छा है। सही है, ठीक है शाह साहब, वक्त कम है। मेरा ख्याल है कि यार शाहजेब, हमने
दुनिया जहान की एक्सपेरिमेंट तो कर लिया है पाकिस्तान में, जैसे शाह साहब कह रहे हैं वैसे ही ट्राई कर लेंगे। व्हाट इज द वर्स्ट दैट कुड हैपन? हाँ क्या आइडियाज आने दें, आइडियाज आने दें यार, ठीक है, आइडिया ही बिकता है। ठीक है, बहरहाल एक वक्फा लेते हैं और फिर आप ही कॉल जाएगा। जी हमारे अगले कॉलर हैं तारिक इखलाक साहब कराची से। अस्सलाम वालेकुम तारिक साहब, वक्त थोड़ा कम है तो बात मुख्तसर रखें अगर मुमकिन हो। जी वालेकुम अस्सलाम। भाई मैं तो पहले तो ये कह रहा था कि आप सबको मुबारक हो कि आपने एक जुम्मे वाले दिन जो ये सेगमेंट शुरू किया हुआ है ना, इसका नाम थोड़ा सा चेंज करके इसको हाइट पार्क रख लीजिए। ये भी सही है। यहाँ पर हर एक को जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल खुल के सारी बातें करने का मौका मिल जाता है, और हमारी नुमाइंदगी, आवाम की नुमाइंदगी सिर्फ अब इस प्रोग्राम तक ही महदूद हो गई है। असेंबलियां तो जिन कामों में लगी हुई हैं भाई, उससे आवाम का कोई ताल्लुक नहीं रहा। बिल्कुल, मैं तो कहता हूँ हमें असेंबली में बिठा दो। जी बिल्कुल, हमें नहीं पहुंचाएंगे इंशाल्लाह आप लोगों को। अब यही रास्ता रहेगा। दूसरी बात मैं ये कह रहा था कि ये जो आईनी तरमीम है, इसकी अफादियत है या मुजमरात का तो मुझे नहीं मालूम कि क्या है, मगर इसकी ताकत का अंदाजा जरूर हो रहा है। वो इस तरह से कि सख्त तरीन जो सियासी मुखालिफ है ना, जो एक दूसरे को यहूदी एजेंट या कोई डीजल परमिट कहते थे, अब इस तरह बगलगीर हो रहे हैं और ऐसी एक दूसरे की मोहब्बतों में वारे जा रहे हैं कि हमें अब ऐसा लगता है कि यार इसके दरमियान कभी कोई इख्तिलाफ ही नहीं था। नहीं, बिल्कुल। मैं यहाँ से यही पैगाम दूंगा कि काश लोग जब एक दूसरे से जब जाके मिलें तो आईनी तरमीम से पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस अपने उन तमाम साबिका बयानात की माफी के लिए कहते हैं कि भाई हमने आपकी जातियात पे जो चढ़ो चली थी, हम एक दूसरे से शर्मिंदा हैं। जो बात है तारिक साहब, इसमें मैं पता है मैं इसमें एक चीज़ ऐड करना चाह रहा हूँ कि हमेशा ना हम लोगों को समझाने की कोशिश करते हैं, मैं वर्कर्स और सपोर्टर्स की बात कर रहा हूँ यहाँ पर, कि यार आप लोग ना आपे से बाहर हो जाते हो कि ये बंदा ये गद्दार है, इसको चौक में लटकाना है, ये डीजल ये वो। घूम फिर कर यार सियासत का नाम ही यही होता है कि कभी कभी गधे को बाप बनाना होता है, फिर उसको दोबारा गधा बनाना होता है, फिर उसको दोबारा बाप बनाना होता है। तो डोंट बी फूल्ड बाय दिस। आई मीन मैं अक्सर इतनी दफ़ा मैंने देखा है यार कि एक पैनल होता है टॉक शो पे, हाँ, और एक बंदा बैठा हुआ है, वो दे गालियां दे रहा है, लग रहा है कि अभी ग्लास उठा के उसके सर में मारेगा। ब्रेक में सर वो सब दोस्त हैं, ठीक है ना। ये सिर्फ अवाम ही पागल होती है, ओ ये मेरा लीडर अच्छा है, तेरा लीडर, मैं कहना नहीं चाह रहा, पैमरा फिर पाबंदी लगा देता है, लेकिन आप समझ गए होंगे मेरी बात को। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो जरा हमारे साथ हैं हैदराबाद से सानिया अली। जी अस्सलाम वालेकुम सानिया। वालेकुम अस्सलाम। मुझे असल में हैदराबाद के मसाइल के बारे में बात करना था। जी जो ये बिलावल भुट्टो अभी आए हुए हैं शहर में हमारे, तो यहाँ के वैसे ही रास्ते तो बाहर ऊपर से जो रोड हैं वो तो बने हुए हैं, मगर पहला मसला ये है कि अंदर जो गलियाँ हैं वो उनका हाल बहुत बुरा है, और जब भी बारिश आती है तो बहुत ज़्यादा पानी खड़ा हुआ रहता है। और दूसरा मसला ये है कि पानी कासमाबाद का इलाका है हमारा, बहुत दिन हो गए, हफ्ते से ज्यादा हो गया है, पानी हमारे यहाँ नहीं आ रहा है। इसका अब हम किससे कहें, कोई और तो तदारुक होता नहीं है। तो मैंने ये सोचा कि मैं आपके प्रोग्राम में इस मसले को उजागर करूं, जी, क्योंकि हम बहुत ज्यादा मुश्किल में हैं। और ये फिर यहाँ पे जो टैंकर माफिया का बहुत ज्यादा टैंकर माफिया भी बिल्कुल। तो नहीं, आपकी कॉल का शुक्रिया, लेकिन मेरा ख्याल है कि आपको वहाँ की जो भी म्यूनसिपैलिटी है, मेरा ख्याल है कि इस दफा पीपल्स पार्टी वाले ज्यादा उसमें आगे हैं, उनको भी इंगेज करना होगा, उनको भी जोड़ना होगा, उन तक भी पहुंच का कोई तरीका ढूंढना होगा कि अगर मसला हल हो सकता है तो वो उसे देख लें। आपकी कॉल का बहुत बहुत शुक्रिया। आखिर में बस बहुत ही थोड़ा सा टाइम रह गया है, शहाद सिद्दीकी हमारे साथ है। शहाद भाई, मुख्तसर सी बात। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जब से आखिरी देखिए जो आईनी तरमीम हो रही है, इससे आवाम 24 करोड़ आवाम का कोई लेना देना नहीं है, पहली बात ये। दूसरी बात देखिए, वफाक का काम है और सूबाई का काम है पेट्रोल, गैस, बिजली के बिल, लॉ एंड ऑर्डर, इम्पोर्टेड ड्यूटीज रखने, मेडिसिन के ऊपर टैक्सेस, बच्चों के दूध पे, इस पे तवज्जो नहीं दे रहे। वो आईनी तरमीम इसलिए करना चाह रहे हैं, इसलिए कि 45 ना खुल जाए, और 45 खुला
तो सारी करवट हो जाएगी। इसी वजह से मैं ये अर्ज कर रहा हूँ आवाम का इसमें कोई, आपका पूरे चैनल वाले बताए ना कौन सुप्रीम कोर्ट में किसका केस है, पूरे कराची से 1% का होता है और कह रहे हैं कि हम आवाम के लिए बेहतरी, ये आवाम के लिए कोई बेहतरी नहीं है। आवाम की अदालत सुप्रीम कोर्ट कौमी जिसमें वफाक के पास है और सूबा के पास है, आवाम उनके पास जाएगी कि हमारे मसले हल कर दो भाई। ना सुप्रीम कोर्ट कभी पेट्रोल में कम करोगे उससे इतराज नहीं, बिजली कम करोगे उससे इतराज नहीं, गैस कम करोगे उससे, किसी बुनियादी तौर पे आप पब्लिक के लिए काम करोगे, सुप्रीम कोर्ट का कोई लेना देना नहीं है। हाँ एक डर है कि 45 तक खुल जाए, 47 के चलता रहे भाई, इसी खौफ की वजह से इन्होंने पूरी बारूदी सुरंग बिछा दी है, समझे क्या होगा अल्लाह ही जाने। ठीक हो गया, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही शायद सर, शुक्रिया। पता है शुक्रिया। मैंने अक्सर एक चीज नोट की है शाहजेब, शायद आप इससे बात से एग्री करें, बड़ी जनरल किस्म की बात है, नो पन इंटेंडेड, कि दो किस्म की कानून साजी होती है बुनियादी तौर पर। एक वो कानून साजी होती है जिसका मकसद है कि अवाम यानी कमज़ोर तबकात को ताकतवर तबकात से तहफ़्फ़ुज़ मिले, राइट टू प्रोटेक्ट पीपल फ्रॉम द पावरफुल, और दूसरी जो कानून साजी होती है दैट इज टू प्रोटेक्ट द पावरफुल फ्रॉम द पीपल। ठीक है ना, तो ये मेरा ख्याल है दूसरी कैटेगरी में आती है। आज देखिए जो ज्यादातर कॉल्स आई हैं उससे ये चीज काफी वाजे हुई कि एक डिस्कनेक्ट है। इस वक्त जो भी इस्लामाबाद में जोड़ तोड़ हो रही है आम लोगों की उसमें दिलचस्पी नहीं है, ना ही वो समझते हैं कि ये उनके बारे में है। ये हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप का फेलियर है कि इतनी बड़ी आप तरमीम करने जा रहे हैं लेकिन लोग उससे कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। बिल्कुल। तो बहरहाल इस मामले को हम फॉलो करेंगे, अगले हफ्ते की तरमीम आती है। फिलहाल हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ। और ज़रार खोड़ो को इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज़, शब बख़ैर।